हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो दिस इज भरत कुमार। सो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के न्यू ऑफिशियल अपडेट के बारे में। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पहले से वो ऑफिशियल अपडेट पता होगा, बट बहुत सारे बच्चों को उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि उनको बस इतना पता है कि फर्स्ट टर्म में हमारे एमसीक्यू आने वाले हैं। बट क्या सर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे? क्या सर अजर्शन और रीज़न भी आएंगे? और अगर अजर्शन और रीज़न आएंगे तो उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, हमें तो पता ही नहीं। तो उनके क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेंगे और कहाँ से नहीं मिलेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या सर अगर हमने अच्छे से चैप्टर कवर कर लिया तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है? और अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है उस चैप्टर से रिलेटेड, तो उस चैप्टर से रिलेटेड हमें कितने एमसीक्यू कवर करने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के बारे में, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना। उनको तो यही समझ नहीं आ रहा कि जी एमसीक्यू मिल भी पाएंगे हमें या नहीं मिल पाएंगे, यहाँ हमें सिर्फ चैप्टर अच्छे से कवर करके जाना पड़ेगा। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। और मैंने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करी है, उसके बारे में बात करेंगे। बट एक बार पहले है ना, मैं दोबारा से आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी बहुत ज़्यादा डाउट है उस ऑफिशियल अपडेट को लेकर जो सीबीएसई ने निकाला है। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता है एक नॉर्मल ईयर में क्या होता था कि आपका है ना एक बोर्ड एग्जाम होता था क्लास 10th और 12th के लिए, जो मार्च अप्रैल मई में होता था। बोर्ड एग्जाम होता था, उसी के बेसिस पर रिजल्ट बनता था और आपको दे दिया जाता था, ये होता था। बट ये नॉर्मल साल नहीं है, ठीक है। अभी से 2-3 साल चल रहे हैं, नॉर्मल साल नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, सीबीएसई ने इस साल ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला। उन्होंने बोला है कि अब आपके 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। आप कह सकते हो यहाँ आपके 2 अलग अलग बट गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम। एक जो होगा आपका टियर 1, जिसको फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं हम, और एक जो होगा टियर 2 यानी सेकंड टर्म बोल सकते हैं। ओके, तो यानी 2 टर्म में आपके बोर्ड एग्जाम बट गए। और जो आपका फर्स्ट टर्म होगा ना, वो नवंबर और दिसंबर में होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कोविड की सिचुएशन को देखते हुए। और जो आपका सेकेंड टर्म होगा वो होगा जी आपका मार्च और अप्रैल में। ये भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, टाइम चेंज हो सकता है। ओके, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो जो होगा टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, मार्क करो, छुट्टी, खत्म कहानी। ओके, कितने क्वेश्चन होंगे ये अभी नहीं बताया, कुछ भी इसका क्लियर नहीं है, बट आपके एमसीक्यू होंगे, ठीक है। और जो आपके एमसीक्यू होंगे वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो पिक्चर बेस्ड हो सकते हैं, वो अजर्शन और रीज़न हो सकते हैं, वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, उसको हम एमसीक्यू की फॉर्म में दिए जाएंगे, वैसे करने पड़ेंगे आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें, यानी किसी भी टाइप के एमसीक्यू पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा भी टफ नहीं होगा, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि पहली बार सीबीएसई कर रहा है तो थोड़ा मीडियम लेवल का बनाएगा। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब सबसे पहले तो बात करते हैं जी सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म में क्या आएगा, क्या वो भी एमसीक्यू है? नहीं, वो आपका सब्जेक्टिव है, यानी रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। रिटर्न लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन का आंसर, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। और जो कॉम्पिटेंसी एप्टीट्यूड वाला जो थिंकिंग एबिलिटी चेक करते हैं ना आपकी, वो वाला जो पोर्शन ऐड हुआ था, है ना, वो भी आपका ही सब्जेक्टिव वाले में आएगा। ओके, अब बात करते हैं जी टाइमिंग की। तो जो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा जिसमें एमसीक्यू वगैरह आएंगे ना, वो जो होगा वो आपका 90 मिनट का होगा। ओके, और जो आपका सेकेंड टर्म होगा, जो सब्जेक्टिव होगा, जो रिटर्न आपको लिखना पड़ेगा, वो जो होगा वो 2 घंटे होगा, 2 घंटे का होगा। यानी टाइम तो आपको अच्छा खासा दिया गया है, बट डिपेंड करता है कि आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे। बट अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर आपके 90 मिनट आपको दिए जा रहे हैं ना, तो कम से कम 75 या 60 क्वेश्चन हो सकते हैं। 90 हो सकते हैं, बट 90 से पार जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी इतना टफ नहीं बनाएंगे वो कि बहुत ही कम टाइम दे, क्योंकि रीड करने में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो 50, 60 या 70 के बीच में इतना रखते हैं, ठीक है। उससे कम भी हो सकते हैं या थोड़े बहुत ज़्यादा 75 तक हो सकते हैं। ओके, और जो सेकेंड टर्म होगा उसके भी अभी तक क्वेश्चन कुछ अच्छे से क्लियर नहीं है कि क्या ब्लूप्रिंट है क्या नहीं है, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। अब बात करते हैं जी सिलेबस की। सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है। देखो, सिलेबस को लेकर पहले मैं एक चीज़ कवर कर देता हूँ। सीबीएसई ने बोला अप्रॉक्सीमेटली 50-50%। और याद रखना, जो चैप्टर आपका टियर 1 में आया है, फर्स्ट टर्म में आया है, जिसके एमसीक्यू, वो सेकेंड टर्म में उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और जो सिलेबस है वो 50-50% बटा हुआ है, ठीक है। अब देखो, आपको एक कॉमन सेंस लगाना है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमने कोई क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 कर लिया, मान लो, ठीक है, और हमने करा उसे टियर 1 के लिए, और पता चले वो टियर 1 में आ ही नहीं रहा, फर्स्ट टर्म में आ ही नहीं रहा। ये देखो, मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर करता हूँ। 50-50% बोला है तो स्टार्टिंग का 50% या 60% ही तो होगा। मेरे कहने का मतलब है ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं। आपको ये बोल दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स का जो लास्ट वाला चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर, या उससे पहले वाला जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, वो आपके फर्स्ट टर्म में आ रहा है। चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो आप अच्छे से क्लियर करके चलो, 50 और 60% ले जाओ। क्योंकि देखो, मैंने आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी थी, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स चाहिए ना, ये हर बच्चे को मैं बात बोलता हूँ जो भी मेरे से पूछता है,
MCQ प्लस PYQ प्लस चैप्टर, चैप्टर पहले अच्छे से कवर करो, फिर MCQ करो, फिर उसके PYQs करो, आपको 100 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो जी, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि सिलेबस वगैरह का क्या सीन है, कि स्टार्टिंग का जो 50% है वो शायद MCQ में आने के चांसेस है। ऑल्दो आपको कुछ टाइम में बहुत अच्छे से CBSE अपडेट देकर अच्छे से क्लियर कर देगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ आएगा, फर्स्ट टर्म में आएगा, सेकंड टर्म में आएगा। और सेकंड टर्म के साथ भी यही सीन है कि जो पीछे का जो 50% है वो आपका सेकंड टर्म में आने के चांसेस है। ओके, चलो अब बात करते हैं कुछ केसेस के बारे में जो CBSE ने बोले हैं। देखो, CBSE ने सबसे पहले बोला है कि मान लो जो कोविड की सिचुएशन है वो ठीक रहती है, ठीक है, जिसके चांसेस कम है, ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों कम है, बट मान लो कि सिचुएशन एकदम सही रहती है और आपका फर्स्ट टर्म भी होता है और सेकंड टर्म भी होता है और दोनों स्कूल में होते हैं, ठीक है, तो दोनों 50-50% बढ़ जाएगा। ये आगे जो मैं बोलूँगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, तो ध्यान से सुनना पहले। 50% जो 50-50% आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और फिर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, 50% ये देखा जाएगा, 50% ये फाइनल रिजल्ट। ठीक है, चलो अब कोविड-19 की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मान लो जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन है जो नवंबर और दिसंबर में होगा, उस टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और आपका MCQ का टेस्ट होता है, बट वो स्कूल में नहीं होता, वो आपका मान लो ऑफलाइन घर पे होता है या ऑनलाइन वगैरह होता है, घर ही में ऑनलाइन होता है, तो उसकी वेटेज थोड़ी कम हो जाएगी। मेरी पूरी बात सुनना, जैसे फर्स्ट टर्म का है, सिचुएशन ख़राब हो गई तो आपको ऑनलाइन देना पड़ा MCQ का टेस्ट, और जो आपका सेकेंड टर्म है, ठीक है, जो आपका सेकेंड टर्म होगा वो सेकेंड टर्म सही से हुआ, मतलब वो स्कूल में ही हुआ, सही से अच्छे से हुआ, तो सेकेंड टर्म की वेटेज थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि वो आपने स्कूल में दिया था, यानी वो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर गेन करेगा। मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मान लो 100 मार्क्स का है, 100% मार्क्स है, तो 100% मार्क्स में से अगर मान लो फर्स्ट टर्म ऑनलाइन होता है तो उसकी 30% वेटेज रह जाएगी और जो सेकंड टर्म ऑफलाइन होता है, स्कूल में होता है, उसकी 70% बढ़ जाएगी। ऐसे समझो आप, ठीक है, तो जो भी आपका स्कूल में होगा उसकी वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और मान लो इसका उल्टा होता है कि फर्स्ट टर्म है ना, जो MCQ वाला वो आपके स्कूल में होता है और जो सेकंड टर्म है वो स्कूल में नहीं होता, वो ऑनलाइन होता है, टाइप करके या आपको लिख कर आपको शीट सेंड करनी है, ऐसे वाला सिस्टम होता है, तो उसकी वेटेज थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, और इंटरनल वगैरह और आपका फर्स्ट टर्म की वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझ आ गई। चलो अब तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तीनों समझ आ गया ना। पहला सिचुएशन अगर सब सही रहा तो 50-50%, अगर फर्स्ट टर्म नहीं हुआ और सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है, ऑफलाइन, तो सेकेंड टर्म की वेटेज थोड़ी बढ़ जाएगी, और अगर फर्स्ट टर्म हो गया और सेकेंड टर्म नहीं होता तो हमारा फर्स्ट टर्म की वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो भी ऑनलाइन होगा उसकी वेटेज थोड़ी कम हो जाएगी, जो ऑफलाइन होगा स्कूल में होगा उसकी वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओके, चलो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मान लो सिचुएशन खराब, दोनों में खराब, नवंबर दिसंबर में भी और मार्च अप्रैल में, दोनों में ही खराब, जो कि चांसेस थोड़े से ज़्यादा ही है, क्योंकि जैसी हमारी हरकतें हैं ना, मनाली वगैरह लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, मतलब खुद तो घूमने के लिए जा रहे हैं, हमारी लंका लगवा देंगे वो। ठीक है, तो मान लो अगर भगवान ना करे ऐसा हो, बट सिचुएशन खराब रहती है, तो आपका इंटरनल असेसमेंट, आपके जो PT वगैरह होंगे ना, देखो हल्के में नहीं लेना आपको PT वगैरह को, जो भी आपका पीरियोडिक टेस्ट वगैरह या यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उनको बहुत ही सीरियसली लेना आपको, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते। लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान थे इसी चीज़ को लेकर, क्लास 10th वाले भी, क्लास 12th वाले भी। उनको जब पता चला कि जी हमारे इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे दिए जाएंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्होंने सीरियसली दिए ही नहीं थे। उनको लग रहा था जी बोर्ड एग्जाम देंगे हम तो अच्छे से, है ना, तो इसलिए वो मिस करते जा रहे थे और उनको लग रहा था कि पहले हम बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं, ये तो चलते रहेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी, पहले से अच्छे से प्रिपेयर रह के चलो कि जी कुछ भी हो सकता है, हमको अपनी तरफ से बेस्ट देना है, तो आपको PT को भी बहुत अच्छे से सीरियसली लेना है। ओके, चलो ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गई आपको, यानी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सही हुआ या गलत हुआ। मैं सच बताऊँ ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर बहुत ही बढ़िया हुआ, ठीक है, क्योंकि सर हमको है ना जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमारी राइटिंग भी गंदी है, हमें समझ ही नहीं आता या हम आंसर लिख नहीं पाते और कभी भी हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते उसमें, तो हमारे साथ अच्छा हुआ, MCQ करेंगे, फुल मार्क्स लाएंगे। ये हैं फर्स्ट टाइप के बच्चे। और जो सेकंड टाइप के बच्चे हैं वो बोल रहे हैं सर बहुत गलत हुआ। वो ये कह रहे हैं कि सर अगर हमें थोड़ा बहुत भी चैप्टर पता होता है ना, तो हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मतलब 3 मार्क्स है तो 2-2.5 मार्क्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, बट अगर MCQ में सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहली बात तो असर्शन और रीज़न का कुछ सीन ही नहीं पता। बहुत सारे बच्चों को अभी तक असर्शन और रीज़न सॉल्व करना भी नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में बताऊंगा, मैंने कहा ना भी इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले असर्शन और रीज़न उनको समझ नहीं आ रहा जी कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कैसे अटैम्प्ट नहीं करने। पिक्चर बेस आ गए तो फिर दिक्कत, तो उनको ऐसा लग रहा है कि सर अगर सब्जेक्टिव आता है ना तो उसमें थोड़ा चांसेस होता है, थोड़ा जो क्वेश्चन होता है वो हम देख लेते हैं, कर देते हैं,
ठीक है, उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। हमें पता है कि स्टार्टिंग में अगर नेशनलिज्म लिखा है, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसी चैप्टर में से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख देंगे। बट एमसीक्यू में फिक्स आंसर है ए बी सी या डी। अगर आपने डी लगाया, ठीक है, और बी हुआ आंसर, तो वो गलत है, ठीक है, तो पूरा ही गलत, एक मार्क्स जो है वो आपका डिट्टो ही गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा ही गलत हो जाएगा। तो ये सारे की सारा सीन है आपके साथ। तो वैसे तो मैं आपको क्लियरली बताऊँ ना, ये ठीक ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस से वो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा जो थोड़ा सा 60, 70, 80, 90 स्कोर करते हैं, वो बहुत ही फुल मार्क्स ला पाएंगे। और जो सेकंड टाइप के बच्चे जो कह रहे हैं प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर दूंगा मैं, अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। उनको ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि सर एमसीक्यू में हमें मतलब एक फिक्स्ड आंसर होता है और हम ऐसे दिमाग तुक्का वगैरह ज़्यादा नहीं बैठ सकते इसमें। देखो पहली बात तो ये है, एमसीक्यू का अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है, या जब मैं एमसीक्यू के अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं हर चैप्टर की एसएसटी की, हर चैप्टर की एमसीक्यू की अलग से वीडियो बना चुका हूँ, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है, मैं दोबारा से एमसीक्यू, क्योंकि मैंने उसमें है ना एमसीक्यू के साथ 1 मार्क्स क्वेश्चन भी लिए थे, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स भी लिए थे, मैच द फॉलोइंग भी लिए थे, 1 लाइनर आंसर भी लिए थे। तो ये सारे हटाऊंगा, अब सिर्फ और सिर्फ प्योर एमसीक्यू डालूंगा। और वो जो एमसीक्यू होंगे ना, वो A1 होंगे, और बहुत ही ज़्यादा मैं इस केसेस पे बनाऊंगा कि बिल्कुल ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो एग्जाम में आए और आप ना कर पाओ। देखो एमसीक्यू की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एक चैप्टर के अंदर से 50 एमसीक्यू कर लिए ना, हो ही नहीं सकता कि उस चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन आए और आप कर ना पाओ एमसीक्यू से रिलेटेड, खासकर। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं। एक एमसीक्यू से है ना 4-5 एमसीक्यू बन जाते हैं, ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसलिए ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। पीडीएफ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रट्टा लग जाता है, ठीक है। देखो आप कभी ट्राई करना, पीडीएफ से करना और एक वीडियो एक्सप्लेनेशन से देखना। वीडियो एक्सप्लेनेशन से एक क्वेश्चन के आपको 4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुई थी, ठीक है, कब साइन हुई थी, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी आपको अगर मान लो डायरेक्टली पीडीएफ में मिलता तो उसका क्वेश्चन मिलता और सीधा ऑप्शन मिलते, आंसर मार्क कर देते आप, ठीक है। बट अगर मान लो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती और आपसे ये पूछता कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो किस कंट्री की इंडिपेंडेंस की ट्रीटी थी, अब आपसे ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो फिर तो आप कंफ्यूज जाओगे कि सर ये तो लिखा होना चाहिए था ना कौन सा ईयर, हमको क्या पता किस कंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि हम तो पीडीएफ में देखा था, वो क्वेश्चन था ही नहीं। तो इसीलिए वीडियो फॉर्मेट में मैं बनाऊंगा ताकि आपको 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बता दूं। 50 क्वेश्चन बताऊंगा ना, अगर 50 क्वेश्चन उस वीडियो में होंगे तो खुद ही वो 100-200 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन के आपको 4-5 क्वेश्चन अलग अलग मिल जाएंगे। इसी सोच के साथ मैंने एमसीक्यू, और बहुत ईजिली आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ ही टाइम पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी और एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज थी। हर चैप्टर के 25 क्वेश्चन के एमसीक्यू का टेस्ट लिया था मैंने। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, कुछ बच्चों ने थोड़ा कम स्कोर किया, और कुछ बच्चों ने टेस्ट ही नहीं दिया। और अब उनको पता चल रहा है और अब वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि हमने टेस्ट नहीं दिया, कि हम अभी दे सकते हैं, दे सकते हैं। देखो ये चीज़ कभी मिस मत करो, ठीक है। एमसीक्यू का टेस्ट मैंने इसीलिए लिया था, मेरे को वैसे पता नहीं था कि ये सीन हो जाएगा, बट ये हो रहा है, तो अब तो एमसीक्यू ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एमसीक्यू का टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा दो, ठीक है। इस चीज़ को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर फिर भी इस अपडेट को लेकर कोई भी डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस वीडियो के बाद है ना एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना और एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी। हर चैप्टर, पहले चैप्टर कवर करना है। देखो बिना चैप्टर पढ़े आप उस वीडियो पे मत आ जाना, वीडियो वेस्ट हो जाएगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं ना थोड़ा सा टाइम भी दूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, फिर थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप आंसर बताओगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। इससे आप एक तरह से आपके लिए टेस्ट भी हो जाएगा वो, ठीक है। वैसे तो मैं अलग से टेस्ट लूँगा, बट फिर भी एक तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि चैप्टर अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि जब चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा आप खुद को एनालाइज कर पाओगे। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना। अब इस वीडियो के बाद सीधा एमसीक्यू आएंगे, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, क्वेश्चन एकदम सेम होंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।